नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9 के सैंपल पेपर, ठीक है, यानी कि डीओई की तरफ से जो सैंपल पेपर दिया गया है क्लास 9 का, तो उसको हम करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा विज्ञान रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके क्लास से संबंधित सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर को हल करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आ चुका है, डेट शीट आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो अब एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए, ठीक है। किंतु परंतु करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपके पास इतना समय है कि अगर सही से आप पढ़ाई कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। चलिए देखते हैं। तो 3 घंटे का पेपर आपका होगा, 80 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और इस पेपर में आपके 39 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कई सेक्शन में डिवाइड होगा, यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में आपके क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो एक एक अंक के होने वाले हैं, ठीक है। सारे आप देख लीजिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। बी सेक्शन में आपको क्या है, बी सेक्शन में आपको क्या है, लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 अंक के मिलेंगे। सेक्शन सी में आपकी क्या, लघुत्तरी क्वेश्चन जो 3 अंक वाले हैं। और सेक्शन 4 में आपकी क्या है, 5 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन सेक्शन ई में आपको केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ पे। तो चलिए हम समय को न गवाते हुए अपने क्वेश्चन को करते हैं। और तो प्लीज़ भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन ए को हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे, एक्सप्लेन यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि विसरण की दर अधिकतम होगी, यानी आपको बताना है द्रव्य में है या ठोस में है या ए और बी दोनों में है या डी दे रखा ऑप्शन गैस में, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि विसरण की जो दर जो अधिकतम होती है ये होती है कहाँ पर, गैस में होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पर गैस सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 यहाँ पर कह रहा है कि सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह क्या है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सोडियम तत्व का सही प्रतीक है, यानी कि सोडियम तत्व का सही प्रतीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है Na, बी दे रखा है एस है और सी दे रखा है Na, कैपिटल में दोनों है, और डी में दे रखा है एस। तो आप सभी को पता है कि सोडियम तत्व का जो सही प्रतीक होता है कैपिटल एन होता है और स्मॉल में ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 यहाँ पर करा जा रहा है बच्चों की सोडियम क्लोराइड में मौजूद आवेशित कण है, तो आपको ये बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि धन आवेशित सोडियम आयन और ऋण आवेशित क्लोराइड आयन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पर अपरमाणु कण और उनका सही निरूपण है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्यों हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन सी में सेकेंड और फोर्थ दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 सही होगा यहाँ पर और 4 सही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर 6 क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि परमाणु संख्या 14 वाले परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कर रहा है कि सामान्यतः पादप कोशिका का केंद्रक कोशिका के केंद्र में स्थित नहीं होने का कारण होता है। ऑप्शन ए दे रखा है बड़े आकार की रसधानियां, बी कह रहा कि कोशिका में अपर्याप्त स्थान, सी कह रहा छोटे आकार की रसधानियां, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बड़े आकार की रसधानियां, तो यहां पर आपको ये करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर कह रहा है कि जैंथियम और पार्थेनियम का उदाहरण है यहाँ पर। तो जैंथेनियम और पार्थेनियम का उदाहरण यहाँ पर आपको है क्या बताना है, तो ये होता है खरपतवार, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन
डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच संबंध है। तो आपको इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 आपसे क्या कर रहा है कि पशुपालन किसके लिए किया जाता है। तो पशुपालन जो लोग करते हैं किसके लिए करते हैं, तो आप जानते हैं कि जो पशु से क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, पशु से मांस भी लोग उत्पादन में वृद्धि होती है। आप पशुओं से आपने देखा कि कृषि कार्य भी लोग करते हैं, लेकिन पशुओं से क्या अंडा उत्पादन हो सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि स्वर है, यानी कि स्वर क्या है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन में जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व्याख्या नहीं करता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है। तो क्वेश्चन में जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्दीरण। क्वेश्चन 14 है कि अंतरा कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। ठीक है, पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या एपिडर्मिस। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। जो एक त्वरित गति नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक त्वरित गति नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों नहीं आपके। ठीक है ना, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन में 16 है कि एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबाकर रखा। कुछ दिनों के बाद उसने जड़ों को देखा जो आकार में बढ़ रही थी। इन जड़ों के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन 16 है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शीर्ष विभज्योतक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 17 को देखते हैं कि प्रश्न संख्या 17 से 20 तक आपको क्या बताना कि जो आपके कथन और कारण पर आधारित है। तो आप सभी देख लीजिए कि आपको इसमें ऑप्शन में क्या करेक्ट करना है। अगर देखिए कथन और कारण अगर दोनों सत्य हैं और ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है, तो वहां पर आपको ऑप्शन ए सही देना है। दूसरा है ए और आर दोनों अगर सत्य हैं लेकिन जो आर यानी कि जो कारण है ये सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपको बी देना है। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो वहां पर सी करना है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है, तो वहां पर आपको क्या करना है, ऑप्शन डी को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 17 का ए यहाँ पर कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक कोलाइड विलयन से गुजरती है तो टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो यह जो अभी कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या है, कोलाइड विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं लेकिन वे आसानी से प्रकाश की किरण को फैला सकते हैं। तो ये भी कथन यानी कि कारण ये भी सत्य है और जो कारण है कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो 17 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अभी कथन है कि लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन करेक्ट है, यहाँ पर है। बी कह रहा है कि लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। तो ये भी सत्य है और जो कारण है ये ए की व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का। 19 को देखते हैं कि अभी कथन में एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है। तो ये भी सत्य है, जो तेज कुल्हाड़ी होती है काफी आसानी से काटती है। बी है कि प्रतिरोध का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य
करता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या है कि दोनों जो कारण है ना, ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर यहाँ पर 19 का जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं यहाँ पर कि खरपतवार फसल के लिए हानिकारक। तो बिल्कुल सही है, जो खरपतवार होते हैं फसल के लिए हानिकारक होते हैं। कारण क्या है कि खेत में अवांछित पौधा फसल के साथ पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। देखिए ये भी कथन सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है कि एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि पार्ट ए को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, यानी कि आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो ओके बाय प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।